हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं मार्ट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमें पता है कि एनडीए और सीडीएस की एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और हम आपके लिए लेके आए हैं फास्ट रिवीजन के लिए ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट की अलग अलग सीरीज। इसी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में हमारा वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एनडीए और सीडीएस दोनों में ही। तो इस सब्जेक्ट को हमें काफ़ी ध्यान से और काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा ताकि हमारे 15 से 20 जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम काफ़ी आसानी से क्लियर कर पाए। तो इसी सीरीज में हम आज से शुरू करेंगे पहला टॉपिक द यूनिवर्स से, और या कह सकते हैं कि कॉस्मोस से। इसके बाद हम धीरे धीरे ज्योग्राफी के सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है यूनिवर्स। सबसे पहले समझने की बात यह है कि यूनिवर्स होता क्या है। तो अगर सबसे सिंपल शब्दों में हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक, तो डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं हम एक छोटा सा। द यूनिवर्स इज एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स ऑल द स्पेस, all the matter and energy that space contains। मतलब सीधी सी बात है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो सब कुछ जो हमारे आसपास है उसी से मिल के बना है। चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मैटर हो, या बाकी फॉर्म यहाँ तक कि लाइफ फॉर्म्स, सेलेस्टियल बॉडीज, ये सभी चीजें हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि सब कुछ जो है वही पार्ट किसका हुआ, हमारे यूनिवर्स का। ठीक है, तो इससे हमको ये याद रखना है क्या क्या होता है हमारे यूनिवर्स में, हमको वो देखना है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा, तो हेवनली बॉडीज मिलेगी। हेवनली बॉडीज क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे कि कौन कौन, सन, मून, स्टार, ये सभी जो हम नाइट स्काई में देख पाते हैं वो सभी क्या हुए, हेवनली बॉडीज हुए। ठीक है, तो याद रखना कि हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज किनको कहते हैं। ठीक है, नेकेड आई से जिनको देखा जाए वो सब कौन हो जाएगी, हेवनली बॉडीज। और भी कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट, ये सब कुछ आगे हम धीरे धीरे करके इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके समझने वाले हैं। तो बेसिक चीज ये है कि इस टॉपिक से हमारे पास में बहुत सी बार क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको काफी अच्छी तरीके से हमको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इन चीजों को कि यूनिवर्स होगा क्या, तो हमारे आसपास की सभी चीजें, मैटर हुआ, एनर्जी हुआ, सब कुछ जो है वो पार्ट है किसका, यूनिवर्स का। और इस यूनिवर्स में हमको कौन सी चीजें देखने को मिलती है, हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज विच इंक्लूड्स सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा सब। ठीक है, तो इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब हमारे सामने एक प्रश्न ये आता है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो किसने बनाया, ये कैसे बना, है ना। कई सारी माइथोलॉजिकल चीजें हैं कि ऐसा वैसा देवताओं ने बनाया, ये किया वो किया, लेकिन हमको एक एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो हम क्या दे सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है उसके ओरिजिन से संबंधित, उसके ओरिजिन से रिलेटेड हमारे पास में कुछ थ्योरीज है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी होती है, तो बिग बैंग थ्योरी, जो कि दी थी किसने, जॉर्ज लमेंटियर ने। कौन से ईयर में, 1931 में। तो ये 1931 में जॉर्ज लमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया। उसके बाद अगली थ्योरी आती है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जो कि दी थी किसने, डॉक्टर एलन संडेजा ने। इसके बाद एक और मिलती है हमको स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो दी थी किसने, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने। ठीक है, तो ये बस इनमें से हमारे पास में इंपॉर्टेंट कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी, और उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बस हमको इनमें नाम याद रखना है कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, या हु प्रपोज बिग बैंग थ्योरी, तो जॉर्ज लमेंटियर, ईयर था 1931। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, डॉक्टर
एलन संडीजा और स्टेडी स्टेट थ्योरी थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्टी। ठीक है, तो यहां पे अब हम समझेंगे किसको, हमारी बिग बैंग थ्योरी को। अब बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमें एक सिंपल सी चीज याद रखना है। क्या सिंपल सी चीज याद रखना है कि यहां ये कहा गया है कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो एक छोटे से पार्टिकल से बना है, यानी शुरुआत में। ठीक है, कहा यह गया है कि जो 13.7 बिलियन ईयर एगो की बात बताई गई है इस थ्योरी में। अब यहां पे बोला गया है कि हमारा जो पूरा मास हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, उसका सारा मास जो था ना, कि वो एक एटम से भी छोटे पार्टिकल में एक ही जगह पूरा कॉन्सेंट्रेटेड था। अब विचार कीजिए कि जब एक जगह इतना सारा मास हो, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिट मास हो, और उस इन्फिनिट मास की वजह से क्या क्या चीजें डेवलप होगी, तो बहुत ज्यादा डेंसिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा डेंसिटी के कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और ये प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता चला गया, और बढ़ते चले जाने की वजह से इस पार्टिकल में एक एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन के कारण ही फॉर्मेशन हुआ धीरे धीरे किनका, स्टार्स का, गैलेक्सीज का, और कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज का। और इन सेलेस्टियल बॉडीज से धीरे धीरे हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो बनता चला गया। तो हमें ये याद रखना है कि कितने सालों पहले ये एक्सप्लोजन हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर पहले। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी, तो जॉर्ज लमेंटियर ने। और जॉर्ज लमेंटियर ने इसको कब प्रपोज किया था, तो 1931 में। क्या कहती है ये थ्योरी, तो ये थ्योरी कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो पूरी तरह से एक छोटे से एटम से भी छोटे पार्टिकल में कॉन्सेंट्रेटेड था, और उसकी वजह से यहाँ पे मास और डेंसिटी जो है वो इन्फिनेटली बढ़ती चली गई, जिसके कारण एक एक्सप्लोजन हुआ। और उस एक्सप्लोजन के नतीजे के रूप में ही हम आज क्या देख रहे हैं, हमारा यूनिवर्स देख रहे हैं। तो इसको बड़े अच्छे से याद रखिएगा, बड़ा सिंपल सा टर्म है। ठीक, अब हुआ क्या कि सारा जो यहाँ पे गैसेस है वो रिलीज हुई, कई सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज हुए, ये आपस में जुड़ते चले गए और अलग अलग स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। स्टार्स के फॉर्मेशन की वजह से धीरे धीरे हमने देखा कि गैलेक्सीज के फॉर्मेशन हुए। गैलेक्सीज के फॉर्मेशन के बाद आप देखेंगे कि उन गैलेक्सीज में अलग अलग प्लैनेट्स और स्टार सिस्टम्स का फॉर्मेशन होता चला गया। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ किसका, हमारे यूनिवर्स का, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये एक बेसिक है हमारा। ठीक, अब यहीं से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल ब्लास्ट हुआ, उसके कारण ये आज भी फैल रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है वो आज भी क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, और ये एक्सपेंशन चलता रहेगा, और अचानक से इसका अंत होगा। और एक थ्योरी इसके अंत के बारे में बताई गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, द बिग क्रंच। ठीक है, हाँ, क्रंच यानी अचानक से क्या होगा कि हमारी जो पूरी यूनिवर्स है वो एक जगह वापस उसी बिंदु पे या उसी पॉइंट पे या उसी पार्टिकल में पूरी समा जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब हमारे यूनिवर्स वाले टॉपिक में, कुछ और चीजें जो हम देखेंगे अब। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीन थ्योरी किससे रिलेटेड, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। नेक्स्ट हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा क्या चीज, अब सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम क्या होता है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो सोलर सिस्टम क्या है, कहाँ है, वो सारी चीज समझते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज, हमारा स्टार जो है उसको हमने नाम दिया हुआ है सन। ठीक है, एक वाइट स्टार है, और इस स्टार के आसपास में कई सारे प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स का पूरा एक सिस्टम जो है वो हमको देखने को मिलता है। इस सिस्टम को ही हमने नाम दिया हुआ है क्या, सोलर सिस्टम।
यदि इसकी पोजीशन की बात करें या इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमको मिलता है कौन सी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसे हम एंशिएंट इंडिया में क्या कहा करते थे, आकाश गंगा। अब ये आकाश गंगा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जब हम धरती से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि आकाश में क्या दिख रही है हमको, एक रिवर के रूप में, एक व्हाइटिश सी रिवर जो है, दूध के समान दिखाई देने वाली रिवर दिख रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्या, आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, तो दुग्ध मेखला कहा जाता है, यानी दूध के समान दिखाई देने वाली एक नदी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम, तो हमारा सोलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो पहली चीज है कि सन जो है वो कहाँ मिलता है हमको, सेंटर में, और इसके आसपास 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। उन प्लैनेट्स के कई सारे मून्स दिखेंगे, कई सारे एस्टेरॉइड्स मिलेंगे, कुछ कॉमेट्स भी दिखाई देंगे हमको, मीटियोराइड्स भी मिलेंगे। तो ये सभी जो है वो रिवॉल्व करते हैं किसके आसपास, हमारे सन के आसपास। ठीक है, अब ये रिवोल्यूशन की बात आती है तो हम थोड़ा सा यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि सन के आसपास ही क्यों रिवॉल्व कर रहा है। कारण क्या है, क्योंकि हमारे सन का मास जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि हमारे यदि यूनिवर्स का सॉरी हमारे सोलर सिस्टम का मास हम मान ले कितना, 100%, तो इस 100% मास का 99% मास या 98% मास जो है वो कौन क्रिएट करता है, सन। यानी हमारा स्पेस एक फैब्रिक के रूप में अगर मानते हैं और सन को उसके बीच में रखते हैं तो वो पूरा उसको मोड़ देगा। क्यों, क्योंकि उसमें मास है। अब उसके आसपास ये सारे प्लैनेट्स जो है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, और घूमने का पैटर्न कैसा है, या अगर हमसे पूछे कि कौन से पाथ में घूम रहे हैं तो कौन से टाइप की ऑर्बिट मिलती है हमको, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा कि कैसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये जो रिवोल्यूशन की ऑर्बिट है ये कैसी है, एक ऐसा पाथ दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, इलिप्टिकल। कैसा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, तो ये इलिप्टिकल पाथ में हमारे सन के आसपास सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब सेलेस्टियल बॉडीज की तो हम शुरू में ही बात कर चुके हैं कि जो भी बॉडीज नाइट स्काई में शाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक, अगली काम की चीज यहां से आती है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न बहुत सी बार बनता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कही जाती है, कॉस्मोलॉजी। अब इसको कॉस्मोलॉजी बोल क्यों रहे, क्योंकि यूनिवर्स को एक और नाम दिया गया है कॉस्मोस, तो वहीं से निकल के आता है क्या चीज, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यूनिवर्स का ही एक और नाम क्या है, कॉस्मोस, और कॉस्मोस की स्टडी को ही हमने क्या बोला है, कॉस्मोलॉजी, या स्टडी ऑफ यूनिवर्स को ही क्या बोला है, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, अब साइज ऑफ सोलर सिस्टम की यदि बात करते हैं हम, तो हमारे सोलर सिस्टम की साइज कितनी बताई गई है, 10⁵ AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है वो भी हम यहीं पे जान लेते हैं कि अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसको क्या कहा जाता है, 1 AU। कितना कहा जाता है, केवल 1 AU। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कितना बड़ा है, और यदि सोलर सिस्टम इतना बड़ा है तो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, है? तो हम उस यूनिवर्स के बहुत ही छोटे से पार्टिकल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 8 प्लैनेट्स सभी को पता होंगे, है ना, हमने छोटी क्लासेस में पढ़े ही है इससे पहले। सबसे पहला मिलता है हमको मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और एक पहले हुआ करता था प्लूटो, लेकिन उसको अब हमने हटा दिया है प्लैनेट्स की लिस्ट से। जब प्लूटो के बारे में बात करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे हम अच्छे से कि क्यों हटाया गया। ठीक है, और ये अभी जस्ट हमने बात की कि ये सन के आसपास कैसे पाथ में घूमते हैं, एलिप्टिकल पाथ में, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज कि प्लूटो को अब हमने कौन सी कैटेगरी में डाल दिया है, ड्वार्फ प्लेनेट में। ठीक है, तो लास्ट में हम प्लूटो के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों किया गया।
ठीक है, कारण इसके पीछे का। अब एक चीज और हमको याद रखना है, जो आगे टर्म आएगी वो होगी लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को नापने के लिए या मेजर करने के लिए एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम लाइट को उसके द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है उस हिसाब से नापते हैं। तो यदि हमको एक सिंपल सी डेफिनेशन बतानी हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। ठीक है, याद रहेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है, और जनरली ये मानी जाती है कि बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन इससे भी बड़ी एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं पार्सेक। क्या कहा जाता है उसको? पार्सेक। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी डिस्टेंस की यूनिट कौन सी होती है? तो पार्सेक। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन सी आती है? लाइट ईयर। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है सन। सन में इंपॉर्टेंट डेटाज हमको याद रखने पड़ेंगे कई सारे। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि हमारा सन जो है उसका कलर कैसा है या कौन से कलर का सन है? तो याद रखिएगा कैसा है? वाइट। ठीक है, तो हमारे सन का कलर कैसा है? वाइट। तो हमारा सन वाइट स्टार है, ना कि येलो स्टार। अब ये येलो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारी अर्थ से देखने के पर हमको बीच में कई सारे पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर करते हुए दिखाई देते हैं, इस कारण इसका कलर कैसा होता आता है? येलो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर लोकेशन की बात करें तो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। काम क्या करता है? तो काम करता है हमको हीट और लाइट देने का। हमारे सोलर सिस्टम में प्राइम सोर्स है सन, हीट और लाइट का। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि इसके पास ये हीट और लाइट कहां से आई? ठीक है, उसको समझ लेते हैं पहले। तो सन में ये हीट और लाइट जो आती है वो किसकी वजह से आती है? न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी टाइप की हो रही है यहाँ पे? तो फ्यूजन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये इस न्यूक्लियर रिएक्शन में ही काम में आती है। तो यहां फ्यूजन होता है किसका? हाइड्रोजन के एटम्स का, और फॉर्मेशन होता है किसका? हैवी एक एटम का, यानी हेवी न्यूक्लियाई का, जो कि है हीलियम। और जब ये फ्यूज होती है तो फ्यूज होने के समय ही हम ये देखते हैं कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और कौन से फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है? हीट और लाइट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे से याद रखिएगा। अब एक और चीज आती है कि हमारे सन से अर्थ की दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर, या इसी को हम ऐसा नहीं बोल सकते 1 AU। अभी शुरू में मैंने आपको बताया कि 1 AU ही कितना होता है सन और अर्थ के बीच की दूरी। तो 1 AU मतलब कितना हो गया? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अब इतनी दूरी तय करने के लिए सन की लाइट को कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट्स। ऐसा जनरली हम बोल देते हैं, लेकिन 8.5 के बाद में कुछ और आ जाते हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं ओवरऑल 8.6 बोल सकते हैं उसको। ठीक है, फिर और भी कुछ चीजें हैं। हम जैसे हमारे अर्थ को जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग लेयर्स के बारे में बात करते हैं, वैसी ही लेयर्स हमको कहाँ मिलती है? सन में भी मिलती है। तो सन के पूरे स्ट्रक्चर को यदि यहां हम देखें तो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक हो गया इसका इंटरनल और एक हो गया इसका एक्सटर्नल। ठीक है, अब इंटरनल की बात करें, स्ट्रक्चर में हमने 2 पार्ट देख लिए। पहला हो गया इंटरनल और दूसरा हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को ये हम एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। अब इंटरनल में हमारे पास में हो जाएंगे 3 पार्ट। कितने पार्ट हो जाएंगे? 3 पार्ट। सबसे अंदर की ओर मिलेगा हमको कौन? कोर। कोर से बाहर निकलेंगे तो हमको मिलेगा कौन? रेडियोएटिव जोन। रेडियोएटिव जोन के बाद हमको मिलेगा कौन? कन्वेक्शन जोन। ठीक है, तो ये तीनों जो हो गए ये कौन से पार्ट हो गए? इंटरनल। अब एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल में सबसे पहले हमको कौन मिलेगा? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के बाद दूसरा मिलेगा कौन हमको? क्रोमोस्फीयर।
क्रोमोस्फियर के बाद अगला हमको मिलेगा कोरोना। ठीक है, ये वो वाला कोरोना नहीं, ये सन का कोरोना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। अब ये केवल एक ही समय दिखाई देता है हमको, जब सन पे इक्लिप्स होता है, यानी सूर्य ग्रहण के समय एक रिंग सी दिखाई देती है हमको, तो ये उस समय दिखाई देता है। बाकी अगर जनरली हम बात करते हैं, सन की तरफ देखेंगे तो हमको कौन सी लेयर दिखाई देती है? सन की फोटोस्फीयर। ठीक है, तो सन की कौन सी लेयर दिखाई देती है हमको? तो फोटोस्फीयर। और कोरोना कब दिखाई देता है? तो एक्लिप्स के समय। ठीक है, और ये जो पूरी न्यूक्लियर रिएक्शन की हमने बात करी ना, वो कहाँ चल रही है, यानी उसका बेस कहाँ पे है? कोर में। ठीक है, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन फ्यूज हो रही है, हीलियम बन रही है, और रिलीज कौन हो रही है? हीट एंड लाइट। और वही कौन सी एनर्जी दे रहा है हमको? सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये हो जाती है हमारी सन की लेयर्स के बारे में बात। अब कुछ और चीजें हैं जो कि हम देखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम का एक एक बार इसको भी हम थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। ठीक है, तो जनरली आपने छोटी क्लास में देखा ही होगा कि ये जो है, ये हमको क्या मिलता है? अलग अलग प्लैनेट्स की लिस्ट मिलती है। तो ये वही हमने जो देखी, ये मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्लैनेट्स की ओर। ठीक है, तो इसमें एक एक करके अलग अलग सारे प्लैनेट्स की हम बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि प्लैनेट जो है वो कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो प्लैनेट हमारे कितने टाइप के मिलते हैं? 2 टाइप के। अब इन 2 टाइप के प्लैनेट्स कौन से मिल जाएंगे? जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। यहां तक के जो प्लैनेट है, ये कौन से प्लैनेट हो जाते हैं? इंटरनल प्लैनेट। ठीक, और जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून तक के जो प्लैनेट्स हो जाते हैं, ये कौन से हो जाते हैं? एक्सटर्नल। ठीक, अब इन्हीं इंटरनल प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? इनको एक नाम से जानते हैं हम, टेरेस्ट्रियल या इंटरनल। ये हो गए टेरेस्ट्रियल और इंटरनल प्लैनेट। और ये वाले हो जाते हैं कौन से? आउटर या जोवियन प्लैनेट। कौन से प्लैनेट? जोवियन प्लैनेट, या इन्हीं को बहुत सी बार हम बोल देते हैं गैस जाइंट। गैस जाइंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सीधा सिंपल सा एक है हमारे पास में, कि जो इंटरनल प्लैनेट्स होते हैं, उन इंटरनल प्लैनेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉकी होता है। यानी ये कौन से प्लैनेट हो गए भैया? ये रॉकी प्लैनेट्स भी हो गए। ठीक है, ये रॉकी प्लैनेट हो गए। और ये सारे किन से बने हैं? तो गैसेस से बने हैं। तो इसीलिए हम इनको कौन सा प्लैनेट बोल रहे हैं? गैस जाइंट या जोवियन। जोवियन मतलब जुपिटर के जैसे दिखने वाले सारे प्लैनेट। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हमारे प्लैनेट्स का। ठीक है, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ जो है वो कौन से पार्ट में आती है, तो अर्थ इंटरनल में आती है और रॉकी प्लैनेट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यही सारी बात हमने यहां देखी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक एक प्लैनेट पे फटाफट से, कि कौन से प्लैनेट में कौन सी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं यदि मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी नियरेस्ट टू सन है। ठीक, सबसे पास में मिलता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। देखो, पहले स्मॉलेस्ट किसको बोलते थे हम? प्लूटो को। लेकिन अब हम किसको बोलते हैं? मर्क्यूरी को। क्यों? क्योंकि प्लूटो को हमने हटा दिया और उसको किस में डाल दिया? ड्वार्फ प्लैनेट में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मर्क्यूरी के पास कोई भी अपनी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मर्क्यूरी के पास सैटेलाइट्स या मून्स पूछे तो कितने हैं? 0। ठीक, फिर इसको अपनी एक्सिस पे घूमने में कितना समय लगता है? 58.65 अर्थ डेज। यानी सीधी सी बात कि इसका एक रोटेशन कितने दिनों का होता है? तो 58.65 डेज का इसका रोटेशन होता है। और यदि हम बात करें कि इसका एक रिवोल्यूशन कितने दिनों में होता है, तो 88 अर्थ डेज में इसका रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। यानी शॉर्टेस्ट रोटेशन अगर पूछे आपसे कि कौन से प्लेनेट का शॉर्टेस्ट रोटेशन है, तो किसका है? हमारे मर्क्यूरी का। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सनलाइट को यहां पहुंचने में कितना समय लगता है? 3.2 मिनट्स। और उसके बाद इसके पास कोई भी ओजोन जैसी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। इस कारण ये पूरा प्लेनेट कैसा है? बंजर। ठीक है, पूरी तरह से वीरान है। यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई आपको चीज नहीं मिलेगी, कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारी किसके बारे में? पूरी
मर्क्यूरी के बारे में। ठीक है, मर्क्यूरी के बाद अगला हम प्लेनेट देखेंगे वीनस। ठीक है, अब वीनस में कुछ खास बातें हैं जो हमको बहुत ध्यान से याद रखनी की। पहली बात तो ये कौन से नंबर पे आता है, सेकंड। ठीक है, सेकंड पे आता है फ्रॉम डिस्टेंस टू सन। इसके बाद नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर है किसका, हमारी अर्थ का, और साथ ही साथ ब्राइटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। क्यों, उसका कारण आगे समझेंगे। ठीक है, वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट या मून नहीं है। ठीक है, और इसकी एक और खास बात कि ये बाकी प्लैनेट्स के विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। यानी रोटेशन इसका कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, तीन बॉडीज के बारे में याद रखना, सन, वीनस और यूरेनस। ये तीनों कैसे घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट। बाकी सभी कैसे घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा के रख लेना। ठीक, कौन कौन, सन, वीनस और यूरेनस ईस्ट से वेस्ट यानी वेस्टवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे हैं, ईस्टवर्ड, ईस्ट की ओर यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। अब यहां पे एक रोटेशन पूरा करने में कितना समय लग रहा है इन भाई साहब को, 243 अर्थ डेज। यानी विचार कीजिए कि यदि हम वीनस पे होंगे तो वहां पे हमारा एक दिन कितने दिनों का होगा अर्थ के बराबर, 243 डेज के बराबर। इसीलिए इसको हम क्या बोले हैं, लॉन्गेस्ट डे ऑफ एनी प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा इसे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 224.7 अर्थ डेज लगते हैं सन के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। मुद्दे की बात एक और ये है कि इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ का ट्विन। क्यों, क्योंकि अर्थ का शेप और साइज लगभग सेम है किसके जैसा, यानी वीनस के जैसा ही हमको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ सिस्टर या अर्थ ट्विन सिस्टर भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, फिर एक और नाम मिलता है हमको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शाम के समय में सबसे पहले जो हमको तारा दिखाई देगा वो कौन होगा, वीनस होगा। एक्चुअल में चमक रहा है ना, शाइन कर रहा है सन की लाइट की वजह से। ठीक, तो इस वजह से ये हमको कैसा दिखाई देता है, ब्राइटेस्ट। ठीक, तो उस पे भी हम अभी जस्ट आते हैं। इसके बाद ये एक ही ऐसा प्लेनेट है जहां पे कौन सा इफेक्ट मिलता है, प्रेशर कुकर इफेक्ट। देखो सीधी सी बात, इसको बस एक टर्म को हमने बता दिया है। होता क्या है ना कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत ये है कि वो हीट को ट्रैप करती है, और जब वो हीट को ट्रैप करेगी तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण एक इफेक्ट जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वीनस का एटमॉस्फेयर कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है, और उस गर्मी की वजह से ये समय समय पे और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये कैसा है, हॉटेस्ट प्लेनेट। और मर्क्यूरी जबकि सन के पास है फिर भी उससे भी ज्यादा कौन गर्म होता है या हॉट होता है, तो वीनस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसी चीज की वजह से इसमें ब्राइटनेस जो है वो हमको ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि ये गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण इसका जो एटमॉस्फेयर है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये चमकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्लेनेट हमारा कौन सा है, तो हमारी अर्थ जो है वो हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है साइज के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे अर्थ की जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर ना होते हुए कैसी है, थोड़ी सी टिल्टेड। ठीक है, कितनी डिग्री टिल्टेड है, 23.5। एक्चुअल में ये होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी गई, 23.5 डिग्री झुकी हुई। ठीक है, इसी के कारण अर्थ पे हमको क्या देखने को मिलता है, सीजन्स देखने को मिलता है। ठीक, और ये सेंटर के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अर्थ के पास केवल एक मून है, और सबसे
वही शुरुआत वाली बात कि अर्थ भी कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट यानी ईस्टवर्ड, ठीक है। ऑल्सो नॉन एज ब्लू प्लेनेट, क्योंकि वाटर की वजह से जब हम इसको बाहर से देखते हैं तभी हमको कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। और एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम कहते हैं मून, ठीक है। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में समय लगता है कितना, 365.25 डेज। बाकी प्रिसाइजली हम वहां पढ़ेंगे आगे अर्थ के टॉपिक में इसको, ठीक। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा 24 घंटे पूरे नहीं लगते हैं एक रोटेशन में, कितना लगता है, 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड्स, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट है, आगे समझने वाले हैं, ठीक है। और सन की लाइट को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.6, देखो कहीं कहीं पे 8.2 भी लिखा होता है, 8.20 भी होता है, तो उसको ज्यादा माइंड मत करना इतना, ठीक है। तो 8.6 ही जनरली हम देखते हैं, ठीक। अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, जो हमारे एक तरह से यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करती है और हमारी लाइफ को सेव करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। किसको कहा जाता है, तो ओजोन को, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्लेनेट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्लेनेट है हमारा कौन सा, मार्स यानी मंगल। मार्स की खास बात यह है कि ये हमारे अर्थ के बाद चौथे नंबर पे आता है और कैसा दिखाई देता है, तो रेड इन कलर दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको कौन सा प्लेनेट बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्यों भैया रेड प्लेनेट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है उसका कलर कैसा दिखाई देता है, रेड सा, रेडिश सा कलर है। किसके प्रेजेंस की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो इस वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है, हमको रेड दिखाई देता है, ठीक है। मार्स और अर्थ का जो लैंडमास है वो लगभग सेम है, थोड़ी सी साइज मार्स की कम है, लेकिन बाकी सारी चीजें लगभग हम कह सकते हैं कि सेम है, ठीक है। इसको भी रोटेशन के लिए कितना समय लगता है, 24 आवर्स 37 मिनट। इसका भी टिल्टेशन है थोड़ा सा, उस टिल्टेशन की वजह से यहाँ पे भी हमको सीजन्स देखने को मिलती है। साथ ही इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है, 687 डेज। और 2 सैटेलाइट्स मिलती है इसकी, फोबोस और डीमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस। बाकी और भी कई सारी चीजें मार्स से रिलेटेड है जो कि साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में हम ज्यादा कवर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अलग अलग मिशंस जो मार्स पे समय समय भेजे गए, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान। तो ये सारी चीजें हमको अलग से देखेंगे अब इनको एक साथ एक ही क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम जुपिटर पे। तो जुपिटर की खास बात यह है कि जुपिटर जो है वो हमारे प्लेनेट में, सॉरी हमारे सारे प्लेनेट्स में लार्जेस्ट है, यानी सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट पूछा जाए तो कौन है, जुपिटर। साथ ही ये गैस जायंट है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, गैस जायंट में। अब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम इसको बहुत सी बार क्या बोल देते हैं, विंटर प्लेनेट। देखो कोल्ड प्लेनेट नहीं बोल रहे हैं इसको, हम कोल्डेस्ट प्लेनेट नहीं बोल रहे हैं, हम इसको क्या बोल रहे हैं, विंटर प्लेनेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो विंटर प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर, ठीक। फास्टेस्ट रोटेशन करता है ये, फास्टेस्ट रोटेशन कितने समय में, लगभग 10 घंटे, है ना, कितने, 9 घंटे और 55 मिनट, 9 आवर्स 55 मिनट में कंप्लीट करता है। रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में समय लगता है कितना, 11.86 ईयर्स। अर्थ ईयर की बात होती है, ठीक है, हम बाकी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो अर्थ ईयर्स कितने हैं, 11.86 अर्थ ईयर्स। शॉर्टेस्ट डे, अभी जस्ट बात हुई सोलर सिस्टम में सबसे शॉर्टेस्ट डे, तो अब जल्दी से बताओ कि लॉन्गेस्ट डे किसका था, याद करो। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट डे किसमें है, तो वीनस, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे किसका होता है, वीनस का। चलिए, जुपिटर के पास फेंट रिंग सिस्टम है। जैसे कि हम सैटर्न को देखते हैं तो उसके पास हमको रिंग दिखाई देती है, वैसे ही जुपिटर के आसपास कई सारा मलबा इकट्ठा हो गया, कई सारा डस्ट और दूसरे जो सारे प्लैनेट्स हैं और कई सारे मीटेओराइट्स हैं, इनके छोटे छोटे पीसेस जो है वो इसके आसपास घूमने लगे हैं। तो एक फेंट रिंग सिस्टम जो है वो हमको दिखाई देने लगा है, ठीक है। और कई सारा डस्ट इसमें मिलेगा। कंफर्म्ड कितनी बताई गई है इसकी सैटेलाइट, 67, जो कि अभी इंक्रीज हो गई है। तो उस डेटा को हम एक बार और करंट की क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसकी एक
सैटेलाइट का नाम याद रखना, जो कि कौन सी है, गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड जो है लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है जुपिटर की प्लस पूरे सोलर सिस्टम की। ठीक है, जो कि जनरली हम ऐसा कहते हैं कि मर्क्यूरी से भी बड़ी है। तो क्यों हमने इसको प्लेनेट का दर्जा नहीं दिया? क्योंकि ये किसी स्टार के आसपास नहीं घूम रहा है, ये किसके आसपास घूम रहा है, जुपिटर के आसपास। तो इसलिए हमने इसको किसी प्लेनेट का दर्जा ना देते हुए किसका दर्जा दिया है, एक सैटेलाइट का। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी हमारी किसकी, जुपिटर की। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा सैटर्न, जो कि अगर सन से डिस्टेंस पे देखा जाए तो सिक्स्थ प्लेनेट है। ठीक है, खास बात क्या है सैटर्न की, खास बात यह है कि इसमें आपको रिंग मिलती है, और इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग्ड प्लेनेट। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, रिंग्ड प्लेनेट। ठीक, और इसकी एवरेज डेंसिटी बहुत कम है, कंपेयर करें वाटर से तो वाटर से भी कम मानी गई है। यदि इतनी बड़ी वाटर मास आप लेके आ गए जिसमें आप सैटर्न को रख सकते हैं, तो सैटर्न को रखेंगे तो वो तैरने लगेगा, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। ठीक है, 30 रिंग्स बताई गई है, 53 नेचुरल सैटेलाइट्स। देखो ये डेटा पुराना वाला है, कंफर्म्ड वाला है। ठीक, कंफर्म्ड नेचुरल सैटेलाइट जो कि अभी 100 के ऊपर है। ठीक है, तो उसको भी हम कहां पे कवर करेंगे, करंट में, जो कि रिसेंट वाली जितनी भी डेटा ऐड हुए हैं उसको भी हम वहां पे देख लेंगे। ठीक है, सैटर्न को घूमने में कितना समय लगता है, 10 आवर्स एंड 34 मिनट्स। ठीक है, यानी जुपिटर से ज्यादा लगता है। ठीक, और रिवोल्यूशन पीरियड कितना है इसका, 29.4 ईयर्स। ठीक है, 29.4 ईयर्स में ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इसके लार्जेस्ट मून का नाम क्या है, तो टाइटन। ठीक है, वही टाइटन है ना, एवेंजर्स वाला याद आया, तो वही पे टाइटन जो शब्द यूज हुआ है वो सैटर्न का लार्जेस्ट मून है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर गैनीमेड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड लार्जेस्ट जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है, तो कौन सी है, टाइटन। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, बाकी एक और चीज हमको इसमें याद रखना है कि एक ही ऐसा हमारे पास में नेचुरल सैटेलाइट है जिसमें हमको एटमॉस्फेयर मिलता है प्लैनेट्स के जैसा, तो वो कौन सा हो जाता है, टाइटन। ठीक है, ये हो गई बात हमारी किसकी, सैटर्न की। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरेनस के बारे में। ठीक है, तो यूरेनस वही बात कि कौन से नंबर पे है, 7th पे। सन से अगर डिस्टेंस की बात करें तो 7th नंबर पे है यूरेनस। मैं शुरू में बताया था आपको कि सन, वीनस और यूरेनस ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, बाकी सारे प्लेनेट वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसका इंक्लिनेशन, जैसे कि अर्थ का इंक्लिनेशन 23.5 है, वैसे ही यहाँ पे इसका इंक्लिनेशन कितना है, 98 डिग्री। तो ऐसा लगता है कि ये अपनी साइड पे लेटा हुआ है, तो इसलिए हम इसको बहुत सी बार बोल लेते हैं क्या चीज, प्लैनेट ऑन इट्स साइड। ठीक है, तो प्लेनेट ऑन इट्स साइड किसको कहा जाता है, यूरेनस को। ठीक, इसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगी, हीलियम मिलेगी, और सबसे खास बात मीथेन मिलेगी, जिसके कारण ये हमको थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में दिखाई देता है। कौन से कलर में दिखाई देता है, ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है। ठीक, और मीथेन की प्रेजेंस के कारण और सन से दूरी के कारण ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा दिखाई देता है, क्योंकि सनरेज की इंटेंसिटी यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक, साथ ही कुछ रिंग्स भी हमको इसमें देखने को मिलती है, और लगभग 27 कंफर्म्ड सैटेलाइट्स हैं इसकी भी। ठीक, इसके बारे में भी हम करंट में बात करेंगे। ठीक, खास बात यह है कि फर्स्ट प्लेनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय यूज ऑफ टेलीस्कोप एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्शल। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, पूछे तो याद रखना किसने डिस्कवर किया था इसको, हर्शल। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 7वां प्लेनेट यूरेनस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपच्यून की। नेपट्यून 8th प्लेनेट है। ठीक है, और 8th है मतलब सीधी सी बात कि सबसे दूर या सबसे फारदेस्ट प्लेनेट है सन से, और अगर फारदेस्ट है तो दूरी की वजह से सनलाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी, इस वजह से क्या है भैया, ये कोल्डेस्ट प्लेनेट। ठीक है, क्या है, कोल्डेस्ट प्लेनेट। अब मुद्दा यह है कि इसको 16 घंटे लगते हैं एक रोटेशन पूरा करने में, और रिवोल्यूशन इसका सबसे बड़ा है। ठीक, रिवोल्यूशन पीरियड प्लैनेट्स में देखा जाए
तो किसका सबसे ज्यादा है? नेपच्यून का, 165 ईयर्स, अर्थ ईयर्स। ठीक है, याद रखना हमेशा हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? अर्थ ईयर्स की। ठीक है, फिर इसके बाद कोल्डेस्ट प्लेनेट तो है ही, फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन भी है, ये दो चीजें याद रखना। 13 नेचुरल सैटेलाइट्स कंफर्म्ड वाली, ठीक, और 5 रिंग्स है, फेंट रिंग्स होती है, देखो ये ऐसी जैसे जुपिटर के आस सॉरी हमारा सैटर्न के आसपास दिखाई देती है वैसी नहीं दिखती, लेकिन बहुत ही फेंट होती है, तो इस कारण दिखाई नहीं देती जनरली। ठीक है, नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स। खास बात यह है कि इसके आसपास रिंग्स जो है उसमें कौन सी गैस मिलती है? मीथेन मिलती है, जो कि सब जीरो टेम्परेचर तक इसको लेके चली जाती है। सब जीरो टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट जीरो के आसपास ये होती है, यानी कोल्डेस्ट प्लेनेट हो जाता है कौन? हमारा नेपच्यून। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारे सारे प्लैनेट्स की। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है वो देख लेते हैं, जैसे कि ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि किसी सन के आसपास या सॉरी किसी स्टार के आसपास ऑर्बिट करते हैं, लेकिन उनका शेप जो है वो परफेक्टली राउंड नहीं होता, नियरली राउंड बोल सकते हैं, आसपास होता है, और उनके पास इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। ठीक है, इनके पास कोई सैटेलाइट्स नहीं होती, और खास बात हमारे सोलर सिस्टम में यदि देखें तो सेरेस, प्लूटो, यूमिया, मेक और आइरिस इंपॉर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट्स है। ठीक है, और भी कई सारे मिल जाते हैं हमको। ठीक, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। स्मॉल रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड सन लाइक अदर प्लैनेट, दे ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। देखो साइज बहुत कम है, अगर ड्वार्फ प्लैनेट से भी कंपेयर करेंगे तो उनसे भी ज्यादा छोटे मिलते हैं। अब इन्हीं में अगर लार्जर एस्टेरॉइड्स मिलते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं? प्लैनेटॉइड्स। ठीक है, तो प्लैनेटॉइड्स किनको कहा जाता है? तो लार्जर एस्टेरॉइड्स को ही प्लैनेटॉइड्स कहा जाता है। जनरली हमारे पास में एक एस्टेरॉइड बेल्ट मिलता है, कहाँ? तो हमारा जो मार्स है और जुपिटर है उसके बीच में एक ऐसा पूरा बेल्ट है जो कि सन के आसपास चक्कर लगा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो यहाँ पे हमको कौन दिखाई देते हैं? एस्टेरॉइड्स दिखाई देते हैं। इनकी ऑर्बिट्स जनरली रेगुलर ही होती है और अलग अलग प्रकार के इनके शेप हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स जो है ये भी सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनकी ऑर्बिट्स कैसी होती है? इरेगुलर होती है, कभी भी फिक्स्ड नहीं रहती, चेंज होती रहती है। ठीक है, जब ये सन के पास पहुंचते हैं यानी पेरिहीलियन पे पहुंचते हैं, तो यहां पे आप देखोगे कि ये मान लिया हमारा एक कॉमेट है, इस कॉमेट के पीछे ऐसा एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इसकी कोई ये पूंछ है नहीं, ठीक है, एक्चुअल में। अब ये क्या है कि जो कॉमेट है ये दूर जब जाता है तो ये ठंड के कारण पूरा जम जाता है, और जब ये सन के पास आएगा यानी एपिलियन पे जाएगा तो जम जाएगा, और पेरिहीलियन पे आएगा तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है सन की रेस के कारण, हीट के कारण। तो ऐसा जब ये आगे बढ़ता है तो वो गैसेस जो है पीछे की ओर निकलती जाती है, तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि ये इसकी एक टेल है। ठीक है, एक कॉमेट जिसको हम काफी अच्छे से जानते हैं वो कौन सा है? हेलीज कॉमेट। ये हेलीज कॉमेट 76 ईयर्स में एक बार नजर आता है। ठीक है, तो याद रखना कितने सालों में? 76 ईयर। और लास्ट टाइम कब दिखा था? 1986 में। तो अब कब दिखेगा? तो इसमें 76 प्लस कर लेंगे तो कब कितना दिखेगा? 2062 के आसपास ये हमको नजर आएगा। ठीक है, लास्ट चीज आती है मीटियोर्स। अब ये मीटियोर्स क्या है? तो ऐसे रॉक्स के पीसेस हैं जो हमारे सन के आसपास घूमते रहते हैं, और इनका भी कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, ये बस घूमते रहते हैं इधर उधर। और जब ये किसी प्लेनेट की एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं या हमारे अर्थ पे आके टकराते हैं, तब इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? मीटियोराइट्स बोल देते हैं। ठीक, जनरली एस्टेरॉइड बेल्ट से निकला हुआ कचरा है, या कहें कि वहां से निकले हुए पीसेस है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी बात किनके बारे में? अलग अलग टर्म्स के बारे में या अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा या कौन सी चीज पढ़ी? तो हमने कई सारी ओरिजिन की थ्योरी पढ़ी, जिसमें से हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, और धीरे धीरे सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमने समझा सोलर सिस्टम के बारे में, सन के बारे में और सारे प्लैनेट्स के बारे में। तो एक बार इसको अच्छे से समझिए, यदि कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो
आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी प्रिपरेशन में ये काफ़ी काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।